दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे चार्टर्ड एक्ट 1853 के बारे में, जिसको हिंदी में चार्टर्ड एक्ट 1853 के नाम से जाना जाता है। और ये अपने तरह का चार्टर्ड एक्ट टाइप का ये अंतिम चार्टर्ड एक्ट था। उसके बाद आप जानते हो कि 1857 का संग्राम हुआ था, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से ब्रिटिश से बाहर कर दिया गया था। और जो भी एग्जीक्यूटिव पावर थी और जो भी लेजिस्लेटिव पावर थी, वो दोनों की दोनों सीधे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत यहाँ पे भारत में हो चुकी थी। तो यही समझेंगे कि चार्टर्ड एक्ट 1853 जो है वो किस तरीके से नए भारत को प्रभावित करता था और उसमें प्रोविज़न क्या थे उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं तो गवर्नर जनरल ऑफिस से। ठीक है, तो इसमें प्रोविज़न था कि गवर्नर जनरल का ऑफिस जो होगा वो यहाँ पे रखा जाएगा। जैसे कि इसमें लॉ मेंबर हुआ करते थे और उनकी संख्या जो थी आपका 4 मेंबर थी। ठीक है, तो इसमें 4 मेंबर हुआ करते थे और जो 4th मेंबर होता था उसको लॉ मेंबर कहते थे। मतलब जो कानून से संबंधित चीज़ों को देखा करता था उसको लॉ मेंबर के नाम से जानते थे। इसके बाद उसको परमानेंट कर दिया गया, ये बात आप समझ लीजिए। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो संख्या 6 थी उसको बढ़ा करके 12 कर दी गई। यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, जो संख्या 6 थी उसको बढ़ा करके 12 कर दी गई। एक गवर्नर जनरल होता था, एक कमांडर इन चीफ होता था। इसके बाद 4 गवर्नर जनरल होते थे। एक चीफ जस्टिस होता था जो कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का होता था। एक रेगुलर जज हुआ करता था। 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते थे जो कि 10 साल के लिए नियुक्त किए जाते थे। इस तरीके से आपको ये सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से मेंबर की कितनी कंडीशन थी। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। गवर्नर जनरल एक हो गया, कमांडर इन चीफ हो गया, 4 गवर्नर जनरल हो गए, गवर्नर बोल सकते हो जो कि अलग अलग, जैसे मद्रास का, बंगाल का, ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी का, तो उसके अलग अलग गवर्नर होते थे। एक चीफ जस्टिस होता था जो कि सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता का हुआ करता था। एक रेगुलर जज होता था। इसके साथ साथ 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स होते थे और 10 साल के लिए नियुक्ति होती थी। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे 6 से लेकर के 12 बढ़ा दिया गया था गवर्नर जनरल के ऑफिस को चार्टर्ड एक्ट 1853 के अंतर्गत। अब बात करते हैं जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वो वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल हुआ करता था। उस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट कौन होता था? गवर्नर जनरल होता था। 1833 से 1853 तक जो आप जानते हो कि चार्टर्ड एक्ट 1833 भी लागू किया गया था। 1853 में 2 नए प्रोविंस को जोड़ा गया, जैसे सिंध प्रोविंस और पंजाब प्रोविंस। इन दोनों प्रोविंस को जोड़ दिया गया 1853 में। अब इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त किया गया। अब पंजाब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसकी नियुक्ति 1859 में ही कर दी गई थी। ठीक है, अब असम हो गया, बर्मा हो गया, इसको सेंट्रल प्रोविंस बनाया गया। ठीक है, इसको भी प्रोविंस बनाया गया। असम बर्मा को भी एक प्रोविंस बना के रखा गया। इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि चार्टर्ड एक्ट में क्या नया था। अब और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्टर्ड एक्ट का प्रभाव क्या पड़ा और कैसे कैसे चीज़ें बदली। जैसे कि बंगाल को सेपरेट गवर्नर प्राप्त हुआ। आप जानते हो कि बंगाल का जो क्षेत्र था वो गवर्नर जनरल ही क्या करता था, देखता था, उसका देख रेख करने का काम गवर्नर जनरल था। लेकिन अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था उसको सेपरेट कर दिया गया। उसके साथ साथ बंगाल में भी एक आपका गवर्नर अलग से बनाया गया। अब ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अलग कर दिया गया, क्योंकि आप जानते हो जैसे कि आज हमारे भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है, तो ठीक उस समय क्या होता था कि कोलकाता से ही पूरे देश का शासन होता था बंगाल से। तो अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था उसी को गवर्नर मान लिया जाता था बंगाल में। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि 1853 में प्रोविजन क्या हुआ, तो आप समझ सकते हो कि इसमें जो गवर्नर ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल से अलग कर दिया गया। अगली बात है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे उनकी संख्या 24 से 18 कर दी गई, मतलब थोड़ा सा कम कर दिया गया। और इसमें 6 ब्रिटिश क्राउन के सदस्य हुआ करते थे, मतलब सीधा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य होते थे जो कि यहाँ पे आकर के अपना कार्यभार संभालते थे। अब इंडियन सिविल सर्विस की अगर बात किया जाए तो इसमें नया प्रोविजन क्या हुआ, तो 1854 में जो मैकाले की कमेटी ने उसने फर्स्ट सिविल सर्विस बनाया। ठीक है, मतलब कि इंडिया में पहली बार सिविल सर्विस जो है वो आपका मैकाले कमेटी के सिफारिश के अनुसार 1854 में यहाँ पे बनाने की सिफारिश की गई। अब इसमें अपॉइंटमेंट कैसे होता था? ओपन कंपटीशन के द्वारा होता था। पहले क्या होता था, मान लीजिए सिविल सर्वेंट या फिर जो भी काम होते हैं ब्यूरोक्रेट्स के, वो इंडिया में करने के लिए लोग क्या करते थे, उसकी सिफारिश कर दिया करते थे और उसको रिकमेंड करने के डायरेक्ट रिकमेंड कर दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ओपन कंपटीशन देना पड़ता था, उसके बेसिस पे क्या होता था, अपॉइंटमेंट होती थी। अब फीचर्स समझते हैं कि 1853 की जो आपका चार्टर्ड एक्ट है उसके क्या क्या प्रमुख फीचर्स हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बार लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया। जैसे कि गवर्नर जनरल काउंसिल में आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए कुछ अन्य सदस्यों को रखा गया, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए पृथक सदस्यों की व्यवस्था की गई। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पार्लियामेंट जो है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि पार्लियामेंट के आधार पर चलने वाला गवर्नमेंट, इसका जो फाउंडेशन भारत में पड़ा वो फाउंडेशन आपका इसी चार्टर्ड एक्ट के द्वारा पड़ा। गवर्नर जनरल जो काउंसिल हुआ करता था वो आपका लेजिस्लेटिव विंग का कमांडर हुआ करता था। आप ये समझ सकते हो कि लेजिस्लेटिव विंग जो है वो आपका गवर्नर जनरल काउंसिल के अंतर्गत ही आएगा। अब इसमें क्या है कि ये पार्लियामेंट्री मॉडल की तरह ही काम करता था। ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल है वो कुछ और नहीं बल्कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी की तरह काम करता था। जैसा
कि अभी मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको बता दूंगा कि कैसे पार्लियामेंट के फंक्शंस होते हैं, तो आप समझ सकोगे कि पार्लियामेंट्री फंक्शंस में और पहले जो गवर्नर जनरल होते थे उसके फंक्शंस में क्या अंतर होता था। लेकिन अब जो काउंसिल बनाई गई है उसमें लेजिस्लेटिव विंग है। पार्लियामेंट क्या करती है, जैसे आप जानते हो कि बिल पारित करते हैं, एक्ट बनाते हैं, उसमें ऑर्डिनेंस लाते हैं, तो ये सब सरकार का ही तो काम होता है। तो ये सब लेजिस्लेटिव जो पावर है वो आपका गवर्नर जनरल काउंसिल के पास है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट जैसा ही काम कर रहा है। कंपनी के जो नियम थे उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब कंपनी द्वारा जो भी नियम कानून लगाए जाते थे उसको अनिश्चित काल के लिए, मतलब टाइम पीरियड निश्चित नहीं किया गया, लेकिन कहा गया कि अभी आप ही शासन करोगे, आप उसको काम जो है आपका उसको देखोगे। रेवेन्यू वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो कंपनी से अधिकार पहले ही छीन लिया गया था। इसको मैंने 1833 वाले चार्टर एक्ट में डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो फिर से जाकर के हमारे चैनल पर वीडियो देख सकते हो। अब जो कंपनी का प्रभाव है और कम कर दिया गया, मतलब कि कंपनी का जो इफेक्ट था उसको और कम किया गया, उसकी पावर्स को और कम की गई, मिनिमाइज की गई। यदि कोई कंपनी रूल बनाता है तो उसको ओवर रूल करने का अधिकार किसको, आपका गवर्नर जनरल के काउंसिल को प्राप्त हो गया। अब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होता था उसमें सदस्य जो 6 मेंबर होते थे वो आपका ब्रिटिश क्राउन से आने लगे थे। इंडियन सिविल सर्विस जो था वो सभी भारतीयों के लिए खुल गया, ओपन फॉर ऑल हो गया। जो भी कंपटीशन पास करेगा वो सिविल सर्वेंट बन सकता था। रिकमेंडेशन से अपॉइंटमेंट समाप्त कर दिया गया। मैंने पहले ही बताया कि पहले रिकमेंडेशन या सिफारिश के आधार पर किसी को भी सिविल सेवा के पद पर बैठाया जाता था, ब्यूरोक्रेट के पद पर बैठा दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब आपको परीक्षा देनी पड़ेगी तभी आपका रिकमेंडेशन या अपॉइंटमेंट होएगा। नेक्स्ट समझते हैं कि लोकल जो रिप्रेजेंटेशन हुआ पहली बार शुरू हुआ। लोकल रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब है कि अभी मैंने बताया था कि सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था, कि मतलब बंगाल से ही सभी शासन चलते थे। उसमें बाई कैमरलिज्म सिस्टम नहीं होता था, मतलब कि द्विसदनी व्यवस्था, जैसे कि हमारे यहाँ राज्यसभा विधानसभा, राज्यसभा लोकसभा होती है, तो राज्यसभा जो होती है विधानसभा का प्रतिनिधि करती है, ठीक है, सेंटर में। तो उस तरह की व्यवस्था थोड़ी थोड़ी कर दी गई। जैसे समझिएगा, लोकल गवर्नमेंट से मतलब मेरा यह है कि बंगाल प्रेसिडेंसी का अलग गवर्नर नियुक्त हुआ, बॉम्बे का, मद्रास का, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो हो गए, इन सभी के अलग अलग लोग नियुक्त हुए। इस तरीके से इस वीडियो में हमने डिस्कस की चार्टर्ड एक्ट 1853 के बारे में और उसके प्रोविजन के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, और किस तरह से वो फंक्शन किया, किन रूल्स को चेंज किया गया और वो कब तक शासन किया। तो आप जानते हो कि 1857 में जब क्रांति होगी तो उसमें नए रूल्स आएंगे, नई रेगुलेशंस आएंगी, ठीक है। तो उसको हम समझेंगे अगले वीडियो में। और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।